मेरा नाम रुचि है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सामान्य होकर भी सामान्य नहीं है, या फिर ये सब कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। यही सब सोच सोचकर मेरे सिर में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं एक दिन भी इस आदमी के साथ रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं एक पागल औरत हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पति ही पागल आदमी है। मैं ये तय नहीं कर पा रही थी कि हम दोनों में से कौन सामान्य था और कौन नहीं। एक फिटकरी थी जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटी सी सफ़ेद रंग की फिटकरी ने मेरी जिंदगी को जीना दुश्वार कर दिया था। रोज मेरा पति एक नई तरह की फिटकरी घर में लेकर आता था और उसे इतनी संभाल कर रखता था जैसे वह कोई हीरा या जवाहरात हो। वह पागलों की तरह हर 10 मिनट बाद आकर अपनी फिटकरी का ध्यान रखता था कि कहीं फिटकरी खराब तो नहीं हो गई, कहीं कोई उसे चुरा तो नहीं ले गया, और कहीं कोई चीज़ फिटकरी के ऊपर तो नहीं गिर गई जिससे वह बेकार हो जाए। वह बार बार अपनी लाई हुई फिटकरी का ख्याल रखता था। कभी उसे लॉकर में रखता, कभी अलमारी में, कभी सूटकेस में संभाल कर रखता, तो कभी किचन में आटे के डिब्बे में छुपा देता। मैं सोच सोच कर पागल हो गई कि आखिर इस फिटकरी में ऐसा क्या था जो मेरा पति उसके लिए इतना पागल हुआ जा रहा था और इसे इतनी ज़्यादा परवाह थी। जब मैं शादी के बाद नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब भी मेरे पति के हाथ में यही फिटकरी थी। वह मुझसे बात करने के बाद अपनी फिटकरी लेकर बाथरूम में चला गया था। मेरे पति को गए हुए करीब 2 घंटे हो चुके थे। मैं अपने पति का इंतजार करते करते सो गई थी, क्योंकि दुल्हन बनने की वजह से मैं भी बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे नींद आ गई थी। आखिरकार मैं अपने पति का कब तक इंतजार कर सकती थी। मेरा पति न जाने कब बाथरूम से बाहर आया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो वह बिस्तर पर नहीं था। मैं सोच में पड़ गई कि क्या उसने सारी रात बाथरूम में ही बिताई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तभी मैंने देखा कि वह बाथरूम से निकला और उसके हाथ में वही थैला था जिसमें फिटकरी रखी हुई थी। मेरा पति बहुत देर तक अपनी फिटकरी के साथ बाथरूम में बंद रहता था और बाहर आने के बाद कहता कि सारी कमी पूरी हो गई। यह सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाती थी। न जाने वह कैसी कमी पूरी होने की बात कर रहा था। एक दिन था और आज का दिन। मेरी शादी को लगभग 3 महीने हो चुके थे, लेकिन यह फिटकरी थी कि जिसकी कहानी आज तक खत्म ही नहीं हो रही थी। वह बार बार बाथरूम में जाता और फिटकरी का वही थैला उसके हाथ में ही रहता। बाथरूम में लगातार पानी गिरने की आवाज़ आती रहती और जब ज़्यादा देर हो जाती तो मेरा पति बहुत खुश होकर बाहर निकलता। मैं अजीब सी उलझन में फंस गई थी। अपनी परेशानी किसी को भी बता नहीं सकती थी। इस सच्चाई को जानने के लिए एक रात में बाथरूम की खिड़की का झांक कर देखा तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मेरे होश उड़ गए। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी थी। मैं अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसीलिए मुझे अपने माता पिता के साथ साथ अपने बड़े भाई बहनों का भी प्यार बहुत मिला था। मेरे माता पिता का कहना था कि मैं बचपन में ही बीमार रहती थी और वे हमेशा मेरी सेहत के लिए प्रार्थना किया करते थे। बचपन में मेरा काफ़ी इलाज हुआ था, इसीलिए घर के सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे माता पिता ने भगवान से रो रो कर मेरी ज़िंदगी की भीख मांगी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और उनकी सबसे लाडली और छोटी बेटी उनके पीछे अनाथ हो जाएगी। अगर मेरे माता पिता को ये पता होता तो शायद वे बचपन में मुझे बचाने के लिए इतनी मन्नतें नहीं करते। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन भी थे, लेकिन फिर एक हादसे में सब कुछ खत्म हो गया। जब मैं 7 साल की थी तो हमारी पूरी फैमिली पिकनिक के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मेरे माता पिता और मैंने दोनों भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन शायद भगवान को मुझे बचाना था, इसलिए इतने बड़े हादसे में मैं अकेली जिंदा बच गई। मुझे बस मामूली सी चोट आई थी,
लेकिन मेरी जिंदगी बच गई थी। लोग ये देखकर हैरान थे कि ये लड़की कैसे बच गई। कहते हैं जिंदगी भगवान ने लिख दी हो, उसे कोई नहीं मार सकता। कुछ लोग मुझे देखकर अफसोस जता रहे थे कि मैं अपने माता पिता के बिना इस दुनिया में अकेली कैसे रहूंगी। शायद अच्छा तो यही होता कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ ही इस दुनिया से चली जाती। लोग कह रहे थे ये लड़की अनाथ होकर जिंदगी कैसे गुजारेगी, कौन इसकी परवरिश करेगा। इसी तरह मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई और मैं पूरी तरह से अकेली हो गई, क्योंकि मैं बिल्कुल लावारिस थी। मेरे पिता के सौतेले भाई ने मुझे अपने घर में जगह दे दी थी, क्योंकि और कोई मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार ही नहीं था। मेरी माँ के रिश्तेदार तो डर की वजह से कभी हमारे घर पर अफसोस करने के लिए भी नहीं आए। मैं अपने चाचा चाची के घर में रहने लगी और उनकी बेटियों को उतारन पहनकर उनका बचा हुआ खाना खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वे लोग मुझे बहुत ताने भी दिया करते थे। उन लोगों के ताने सुन सुनकर ही मैं जवान हुई थी और इसी तरह से समय तेजी से गुजरता चला गया था। मेरी शादी की उम्र हो गई थी। मेरे लिए काफ़ी सारे रिश्ते भी आने लगे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए रिश्ते आते ही मेरी चाची परेशानी में आ जाती थी। मेरी चाची ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी थी जिसे मैं जानती तक नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा कि चाची के घर पर मुझे सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करना पड़ता है। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं अपने पति के घर का काम करूं और उसकी सेवा करूं। जब मैंने अपने होने वाले पति को देखा तो लड़का काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट था, इसलिए मैं बेफिक्र हो गई थी। फिर सुना कि लड़के वालों का अपना घर है, तो इस बात से मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। चाची ने तो अपनी जान से छुटकारा पाने के लिए मेरी शादी जल्दबाजी में कर दी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियां मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। इसीलिए चाची जलन की वजह से मुझे जल्द से जल्द विदा करना चाहती थी, ताकि उनकी बेटियों के लिए आगे का रास्ता साफ हो सके। विदाई के समय चाची ने मुझसे कहा, अब ससुराल में ही रहना, मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा खर्च उठा सकूं। जैसे भी हालात हो, तुम्हें अपने ससुराल में ही रहना है, और अगर अपनी ससुराल में तुम्हें कोई परेशानी लगे तो चुपचाप उसे बर्दाश्त करना। तलाकशुदा बनकर मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। चाची की इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वह इस तरह की बातें मुझसे न जाने क्यों कर रही थी। अभी तो मेरी विदाई भी पूरी नहीं हुई थी और वह तलाक तक की बातें कर रही थी। आखिर वह ऐसा क्यों कह रही थी? क्या लड़के में कोई खराबी थी या उसके घर वालों में कोई गड़बड़ थी? मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के सवाल उठने लगे थे। इन्हीं सवालों को सोचते हुए जब मैं अपने ससुराल विदा होकर चली गई, तो शादी की पहली रात ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि चाची इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। जिस लड़की के पति ने शादी की पहली रात उसके साथ गुजारने की बजाय सारी रात बाथरूम में ही गुजार दी हो, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। शर्म की वजह से ये सवाल मैं अपने पति से कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी। अगर मैं नई नई दुल्हन होकर यह सवाल पूछती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और सारी रात बाथरूम में ही क्यों रहे, तो ये बात गलत हो जाती। मैंने सोचा कि मैं तो सो गई थी, हो सकता है कि वे भी आकर सो गए होंगे। शायद सुबह सुबह बहुत जल्दी उठकर वे दोबारा नहाने के लिए चले गए हो। बस यही सोचकर मैं अपने दिल को तसल्ली दे देती थी। लेकिन मेरी ये तसल्ली किसी भी काम नहीं आई, जब रोजाना कमरे में मेरा पति यही अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। शादी को 1 महीना पूरा होते ही मेरी सास ने पोता पोती की रट लगा ली थी। उन्होंने ये भी नहीं पता कि पूरे 1 महीने में उनके बेटे ने मुझे एक बार भी हाथ तक नहीं लगाया। उनका बेटा तो न जाने किन हरकतों में बिजी रहता था, और मैं शर्म के कारण ये बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। 1 महीने बाद जब मैं चाची से मिलने उनके घर गई, तो चाची मुझे देखकर परेशान हो गई थी। उन्होंने तुरंत मुझसे सवाल किया, तू अपना घर छोड़कर तो नहीं आई है? चाची के इस सवाल पर मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मेरी विदाई के समय भी उनका मेरे साथ यही व्यवहार था,
और अब जब मैं पूरे 1 महीने बाद उनसे मिलने आई थी, तब भी वे मुझसे ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रही थी। मैंने चाची से कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। उनकी बात से मुझे बहुत दुख पहुँचा। मैं अपना सारा बचपन और लड़कपन इस घर में ही गुजारा था। मुझे इस घर से बहुत ज़्यादा लगाव था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं कभी कभी इस घर में अपने चाचा चाची से मिलने आ जाऊं? मैं उदास होकर अपने घर वापस आ गई। घर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरा पति फिर से फिटकरी उठाकर बाथरूम में जा रहा था। मुझे तो वह कभी दिखाई ही नहीं देता था। इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मैं अपने पति के लिए बस मामूली सी थी। वह अपनी पत्नी से ज़्यादा फिटकरी से मोहब्बत करता था। कभी कभी तो मैं सोचती कि मैं खामोश रहूं, अपने गुस्से पर काबू रखूं और इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर अपने भाग्य से समझौता कर लूं। लेकिन अगले ही पल मुझे याद आता कि मैं क्यों खामोश रहूं, बल्कि मुझे तो अपने पति का सारा सच दुनिया के सामने लाना चाहिए। मगर ऐसा तो मैं सिर्फ अपने सपने में ही कर सकती थी। हकीकत में तो मेरे पास परेशान होने के अलावा कोई और दूसरा काम ही नहीं था। अब मैंने खुद को घर के कामों में बिजी रखना शुरू कर दिया था और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश में लगी रहती। अब मेरा सारा ध्यान घर वालों के कपड़े धोने, खाना बनाने और घर की साफ सफाई करने में ही लगा रहता था। मैं चाची के घर में भी नौकरानी थी और अपनी ससुराल में आकर भी नौकरानी की जिंदगी गुजार रही थी। फिर मैंने सोचा कि आखिरकार मैं कब तक इस तरह जिंदगी गुजारूंगी। मुझे अपने पति से बात करनी ही होगी। एक दिन मैंने बंद शब्दों में अपने पति को ये बात समझा दी थी कि उनकी माँ मुझसे पोता पोती की डिमांड करती हैं। ये बात सुनकर मेरे पति को करंट सा लग गया था। उन्होंने फौरन ही कहा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चले गए थे तो मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि मुझे अपने पति पर पहले से ही शक था और अब मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि मेरा पति नामर्द है। इसलिए वह फिटकरी का बहाना बनाकर रोज रात को बाथरूम में चला जाता है और फिर मेरे सोने का इंतज़ार करता है। जब मैं सो जाती हूँ तो वह बाथरूम से बाहर निकलकर आ जाता है। वह ऐसे ही करता है, वरना कोई मर्द ऐसा नहीं होता जो अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर इस तरह से सारी सारी रात खुद को बाथरूम में बंद रखे। मैंने सोचा, अब मुझे अपने पति के इस राज से पर्दा हटाना ही पड़ेगा और मैं सच जानकर ही रहूंगी और यही सारा सच मैं सब लोगों के सामने लेकर आऊंगी। एक दिन रात के समय मैंने सोचा कि मैं सोने की एक्टिंग करती रहूं और देखती हूं कि मेरा पति रात में क्या करता है। मैंने आज ही अपने पति से कहा था कि मुझे बहुत नींद आ रही है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा सिर दर्द से बुरी तरह फट रहा है, इसलिए वह मुझे जगाने की कोशिश न करे। मेरी ये बात सुनकर मेरे पति के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे ही उन्हें इंतज़ार हो कि मैं जल्दी से सो जाऊं। मेरे पति ने मुझसे कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जल्दी से सो जाना, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गए। ये सच था कि मुझे लेटते ही नींद आ जाती थी, क्योंकि मैं सारा दिन बहुत काम करती थी और थकान से चूर होकर जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाती थी तो मुझे फौरन ही नींद आ जाती थी। लेकिन मैं आज बहुत कोशिश कर रही थी कि जागती रहूं, लेकिन मेरी नींद पर कोई बस नहीं था। आज मैंने सोचा कि दिन में जब मेरा पति घर पर था तो मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सोना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, हाँ ठीक है, घर का काम कोई भी कर लेगा, तुम आराम से सो जाओ। मेरी सांस को लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। मेरी सांस ने भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा था, वरना मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था। मैंने दिन में ही अपनी नींद पूरी कर ली थी। मैं जी भर के सोई थी ताकि मैं रात को देर तक जाग सकूं। मैं लगभग 1 घंटे तक अपने पति का इंतज़ार करती रही थी। 1 घंटे के बाद जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं ऐसी हो गई जैसे मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने देखा कि वह फिटकरी वाला थैला लेकर बाथरूम में चले गए थे। जब उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया
तो मैं फौरन ही उठ गई थी। मुझे डर नहीं था कि वह बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता था कि वह अब काफ़ी देर तक बाहर आने वाले नहीं हैं। मैं घर के बैक साइड वाले हिस्से की तरफ जाने लगी थी और चोरों की तरह धीरे धीरे खड़ी हुई थी, जहाँ पर बाथरूम की खिड़की भी थी। लेकिन बाथरूम की खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी और उस खिड़की से अंदर तक नहीं देख सकती थी, क्योंकि खिड़की की ऊंचाई के हिसाब से मेरा कद बहुत छोटा रह गया था। लेकिन मैं जल्दी से जाकर एक चेयर लेकर आई और मैंने वह चेयर रखी और उस पर खड़ी हो गई। उस समय रात के 2 बज रहे थे और घर के सारे लोग सो चुके थे। किसी की भी मुझ पर नज़र नहीं पड़ सकती थी, मगर मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा था और डर की वजह से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं वह चेयर उठाकर खिड़की के करीब आई और चेयर पर चढ़कर खिड़की के अंदर देखने लगी कि आखिर मेरा पति इतनी देर तक बाथरूम में करता क्या है। अपने पैरों को कांपने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, ऐसा न हो कि मैं गिर जाऊं। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और चेयर के ऊपर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम की खिड़की से अंदर झांका तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी आंखों के सामने अंधारे छाने लगा। मैं चेयर से गिरते गिरते बच गई थी। ये मेरा पति कैसा काम कर रहा था फिटकरी के साथ। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या मेरे पति का दिमाग ठीक था? मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और वापस अपने कमरे में चली आई थी। कमरे में आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, क्योंकि आज मेरे पति की असलियत खुलकर मेरी आंखों के सामने आ गई थी। आज तक मेरा पति मेरे करीब क्यों नहीं आया था? अब मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी। तो यही वह वजह थी कि जिसकी वजह से मेरा पति मुझसे दूर दूर रहता था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी चाची मेरे पति की असलियत को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए वह मुझसे इस बात की बातें किया करती थी। उन्होंने जानबूझकर मुझे इस नर्क में धकेला था, वरना मेरे लिए रिश्ते की कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से लोग मुझे देखते ही पसंद कर लिया करते थे। और चाची को सिर्फ इसी बात का डर था कि कहीं मुझे उनकी बेटियों से ज़्यादा अच्छा रिश्ता ना मिल जाए, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी इस आदमी के साथ कर दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी अपनी चाची को माफ़ नहीं करूंगी। उन्हें मरने के बाद तो भगवान के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। अब मैं ये भी जान गई थी कि मेरी सास और मेरी ससुराल के सारे लोग मेरे पति की इस हरकत के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि मेरे ससुराल के सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी थे। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह किसी की ज़िंदगी में झांक कर देखे कि वह क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है। सिर्फ यही वजह थी कि मेरे पति पर आज तक किसी ने नज़र नहीं रखी थी। बस उसकी शादी करवा ना अपना कर्तव्य समझा और ऐसे इंसान से मेरी शादी करवा दी जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ज़्यादातर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वह अपनी औलाद की शादी करवाने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं, बस हर पल में शादी कर देते हैं, ये बात जाने बिना कि उनका बेटा शादी करने के लायक है भी या नहीं। बस किसी भी लड़की के पल्ले अपने लड़के को बांधकर उस मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और लड़का अपनी बदनामी होने की वजह से किसी को बताता नहीं कि मुझे क्या परेशानी है, मैं नामर्द हूँ और मैं शादी करने के काबिल नहीं हूँ। इसी वजह से मुझ जैसी लावारिस और मासूम लड़कियाँ दर दर की ठोकरें खाकर ऐसे आदमियों की किस्मत में आ जाती हैं और सारी ज़िंदगी अपना मुंह बंद करके ज़िंदगी गुजारती रहती हैं। लेकिन मैं उस टाइप की लड़की नहीं थी। मैं चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। खामोश रहकर मुझे थोड़ी ना कोई अवार्ड मिलने वाला था, बल्कि मेरे ससुराल वाले सारी उम्र मुझे बच्चे न होने का ताना देते रहते और मुझे बांझ कहा जाता। मैं सोच सोचकर बहुत आगे निकल जाती थी और अब परेशानी ये थी कि मैं क्या करती और कहाँ जाती। मेरे पास तो अपना सिर छुपाने के लिए कोई दूसरी जगह भी मौजूद नहीं थी। और उधर चाचा के घर में चाची ने भी मुझे उनके घर पर न जाने से मना कर दिया था। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं खामोश नहीं रहूँगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब और कुछ भी सहने के लिए नहीं बचा था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तो इसका मतलब कि मेरा पति मुझे धोखे में रखता
और मैं चुपचाप सहती रहती। मैं इंतजार में थी कि मेरा पति बाथरूम से कब बाहर आए। बहुत देर बाद जब वह बाथरूम से बाहर आया तो मुझे जागता हुआ देखकर वह चौंक गया। मैंने गुस्से से अपने पति का गिरेबान पकड़ लिया और उस पर चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने सारी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई? मेरा पति एकदम अनजान बन गया। वह ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसकी इस हरकत पर मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे जान से मार डालूं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया था कि वह जो अभिनय मेरे सामने कर रहा है, मैं उसे अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वह मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मासूम नहीं था, बल्कि वह एक बहुत बड़ा चालाक आदमी था और चालाकी से मेरे साथ रह रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वह अभी तक मेरे करीब नहीं आया था, और शायद यही वजह थी कि वह नामर्द हैं। लेकिन मेरा पति मुझे ये बात बताने से बहुत डरता था, क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती का डर था। उसे लगता था कि अगर वह ये बात दुनिया को पता चल गई तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए उसने शादी करके अपनी नाकामी का सारा इल्जाम मुझ पर डालने का फैसला किया था। मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। अब मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे और इन 3 महीनों में से लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। आज जब मैंने अपने पति का गिरेबान पकड़कर उससे सवाल किए तो वह हैरत से मुझे देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही न आ रहा था कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। वह हक्का बक्का होकर मुझे देखे जा रहा था। जब मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वह चुप ही रहा तो मैंने फौरन ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पति से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह घटिया काम करते हो। मैं तुम जैसे नामर्द आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, और यही वजह है कि तुम इस घटिया फिटकरी को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखते हो। मेरे पति अब भी हैरान सा खड़ा मेरी सारी बातें खामोशी से सुन रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा हो। वह काफ़ी परेशान और दुखी लग रहा था, क्योंकि अब मैं उसकी सच्चाई जान चुकी थी। मैंने अपने पति को हैरान और परेशान देखकर अपना सामान उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं घर से बाहर निकल गई थी। सारे घर वाले सो रहे थे। अभी मैं घर के मेन गेट तक नहीं पहुंची कि मेरा पति भागता हुआ मेरे पीछे आया और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींचते हुए वापस कमरे में ले गया। मैंने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया, जिससे मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो गई। वह हल्की हल्की आवाज़ में मुझे खामोश रहने के लिए कहता रहा। वह मुझे जबरदस्ती कमरे में ले आया और बेड पर बैठने के बाद कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मुझे अपने पति पर गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से में सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर उसने फिर से मुझे पकड़कर बेड पर बैठा दिया। गुस्से में कहने लगा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? मैंने तुमसे कहा था कि खामोश रहो। बस एक बार तसल्ली से बैठकर मेरी सारी बातें सुन लो, और ये बताओ, इस समय रात के अंधेरे में तुम कहाँ जाओगी? क्या तुम लोगों को हमारे बारे में बातें बताने का मौका देना चाहती हो? अपने पति की ये बातें सुनकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों से सच छुपा कर रखोगे? सच ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। एक दिन ये दुनिया जान ही जाएगी कि तुम शादी के लायक नहीं हो, तुम नामर्द हो। मैं ये बात सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं अपने होश खो बैठी थी और जो मेरे मुंह में आ रहा था मैं कहे जा रही थी। मेरी इतनी बातें सुनकर मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं उसका थप्पड़ सहन नहीं कर सकी। मैं लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही मेरे घुटने चोटिल हो गए और मैं दर्द से करा उठी। मेरी आंखें आंसुओं से भर आई और मैं रोने लगी। लेकिन ये चोट तो मामूली सी थी। जो चोट मेरे दिल पर लगी थी उसने मुझे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। मैं चौंक गई और परेशानी से अपने पति की तरफ देखने लगी। मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मेरा पति मुझ पर हाथ भी उठा सकता है। अगले ही पल
मैं अपने थप्पड़ का दर्द भूलकर अपने पति के सामने आकर खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे थप्पड़ मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मैंने गुस्से में चिल्लाकर अपने पति से बात करनी शुरू कर दी। मेरे पति ने फिर से गुस्से में कहा, हल्की आवाज़ में बात करो वरना सारे घरवाले जाग जाएंगे। मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखों में गुस्से भरे एक्सप्रेशन साफ देखे जा सकते थे। मेरे पति ने कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं नामर्द नहीं हूँ। तुम अपने दिमाग से सोचना बंद कर दो। मैं नामर्द नहीं हूँ, बल्कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हूँ, जिसकी वजह से एक वैद्य ने मुझे ये इलाज करने के बारे में बताया था कि मैं फिटकरी के इस्तेमाल से जल्द सेहतमंद हो जाऊंगा। पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन पिछले 6 महीने से मेरे शरीर में बुरी तरह से खुजली हो रही थी और धीरे धीरे बदबू भी पैदा होने लगी थी और इसी वजह से मेरे करीब कोई नहीं आता था। मैंने अपनी इसी बीमारी का हर तरह से इलाज किया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया और काफ़ी सारी महंगी दवाइयाँ भी इस्तेमाल की। नेट से देखकर घरेलू उपाय भी इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे सिर्फ नॉर्मल सा ही फ़ायदा होता था। मगर अब मेरी ये बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी और मुझे बहुत तंग का सामना करना पड़ता था। काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया है। कुछ सालों पहले जब मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी तो मुझे खून की ज़रूरत थी। तब डॉक्टर के कहने पर मुझे एक आदमी ने खून दिया था। तभी से ही मैं इस बीमारी का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर का कहना है कि उस आदमी के खून में एलर्जी थी, इसलिए मेरे खून में भी इन्फेक्शन हो गया और मेरी सारी बॉडी पर एलर्जी हो गई। उस आदमी का खून मुझे सूट नहीं किया और तभी से ही मैं इस हाल में हूँ। डॉक्टर ने बताया कि अगर आप किसी के करीब जाओगे तो आपकी बीमारी किसी दूसरे को भी लग सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था। फिटकरी का इस्तेमाल करने से मुझे कुछ घंटों के लिए सुकून मिल जाता था, मगर परेशानी सिर्फ एलर्जी की नहीं थी। एक परेशानी ये भी थी कि अगर मैं तुम्हारे करीब आता तो मेरी ही बीमारी तुम्हें ही लग सकती थी। ये कोई मामूली बीमारी नहीं, बल्कि बहुत बुरी और फैलने वाली बीमारी है। मैं तुम्हें भी अपने जैसा नहीं करना चाहता था। मेरा इलाज तो काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी परेशानी बढ़ती ही चली जा रही थी। मुझे किसी ने एक मशहूर वैद्य के बारे में बताया तो मैं उसके कहने के मुताबिक उस वैद्य के पास चला गया था। मैं जब वैद्य से मुलाकात की तो उन्होंने मेरी पूरी तरह से चेकअप किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। इस वैद्य ने मेरा इलाज शुरू कर दिया था और उधर मेरे घर वालों ने मेरी शादी का हंगामा किया हुआ था, क्योंकि मेरी एक बहन लंदन से आई हुई थी और उसे मेरी शादी अटेंड करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिर कुछ सालों तक मेरी बहन का आना यहाँ पर मुमकिन नहीं था। मैंने अपने माता पिता को बहुत इनकार किया कि मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी किसी ने एक भी ना सुनी और मेरी शादी की डेट भी मुझसे बिना पूछे ही तय कर दी। इसी तरह से हमारी शादी हो गई। जब मैं वैद्य जी के पास गया और मैंने उन्हें बताया कि अब मेरी शादी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अभी 2-3 महीने तक तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए थी। जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें किसी के करीब भी नहीं जाना है। मैं अपनी फैमिली के हर मेंबर से भी दूरी बनाकर ही बात किया करता था और ना ही उन लोगों के साथ उठता बैठता था। फिलहाल मेरी शादी की डेट तो फिक्स हो गई थी। वैद्य जी ने बताया कि तुम्हें इतना करना होगा, जब तक इलाज पूरा नहीं होता तो तुम्हें अपनी पत्नी से भी दूरी बनाए रखनी होगी। मैं वैद्य जी की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस परेशानी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अच्छी तरह से सेहतमंद होना होगा और अपनी बीमारी को ठीक करना होगा। फिर आराम से सारी जिंदगी तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ही तो रहना है, क्योंकि वैद्य जी के इलाज से मुझे काफ़ी फर्क होने लगा था और मैं खुद को काफ़ी हद तक ठीक महसूस कर रहा था। इसलिए मुझे वैद्य जी की बात माननी पड़ी और मैंने सोचा कि शादी करने के बाद मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा, मगर ना जाने क्यों मुझे तुमसे कुछ ही कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। और बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से तुम मुझे गलत समझ बैठी
और मुझे गलत समझने पर मजबूर हो गई थी। वैद्य जी ने कहा कि फिटकरी से ही तुम्हारा इलाज हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आता था और आज तक मैंने तुम्हारे करीब बैठकर तुमसे बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। और हर रोज मैं फिटकरी घर पर लेकर आता और रोजाना मेरा फिटकरी के इलाज होता। इसलिए मैं पागलों की तरह फिटकरी की हिफाजत किया करता था ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और नॉर्मल जिंदगी जी सकूं और तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कितना तड़प रहा था। मेरी परेशानी बाहर से तो किसी को नहीं नजर आती, मगर अंदर ही अंदर मैं अपनी परेशानी से बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम पर हाथ उठाया और अपनी ये सच्चाई तुमसे इतने दिनों तक छुपा कर रखी। मेरा पति बहुत शर्मिंदा लग रहा था। मुझे अपनी पति की बातों पर यकीन आ गया था, क्योंकि उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और उनके चेहरे से सच्चाई साफ नजर आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा, आप अगर मुझे इस बारे में पहले ही बता देते तो मैं पिछले 3 महीनों से इतना परेशान नहीं होती। मेरे दिमाग में तो तरह तरह की बातें आने लगी थी। मेरे अलावा कोई भी नहीं होता तो शायद आपके बारे में ऐसा ही सोचता, और आपकी कुछ हरकतें ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे धोखा दे रहे हो। और मैं भी अब आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की और आपको नहीं समझा। मैंने बहुत शर्मिंदा होकर अपने पति से माफ़ी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगी और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। वह दिन है और आज का दिन मैं और मेरे पति हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, और भगवान की बहुत कृपा है कि धीरे धीरे मेरे पति की बीमारी भी जड़ से खत्म हो गई और मेरे पति अब बिल्कुल ठीक हैं और हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं और हमें ये एहसास हुआ कि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियां हैं जो घर को बर्बाद कर देती हैं। हमें अपने लाइफ पार्टनर को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। हम नहीं जानते कि सामने वाले के दिल का क्या हाल है और वह किस परेशानी से जूझ रहा है। अगर हम किसी की परेशानी को समझ सके तो हम उसका साथ देकर उसे कामयाब बना सकते हैं और उसकी परेशानी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हम लोगों को सोचने और समझने की हिम्मत दे, ताकत दे और हमें सही फैसला करने की समझ दे। और अब मेरे पास 3 साल की बेटी भी है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी से सारी परेशानियां ख़त्म हो गई है, क्योंकि मेरा पति इतने अच्छे पति हैं कि कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता। काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए थे और शक भी किया था। अब मैं पूरे परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले।